चलिए इधर कंसंट्रेट कीजिए आप सभी लोग। डेमो 4। हाँ सर। हाँ बताइए इसमें क्या दिक्कत है। सर नीचे मेन मेन इसमें ये अलग अलग क्लास नहीं समझा सर मुझे। ये क्लास ऑड नंबर क्यों बना है? अपना एक फंक्शन तो हम उसमें भी बना सकते हैं ना, थ्रेड्स नाम के, माय थ्रेड 3 नाम के इसमें। हाँ, क्या कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्लास एक ऑड एक नंबर। ये एक मिनट रुकिए। हाँ बताइए। सर ये क्लास नंबर, क्लास ऑड नंबर क्यों बनाया हमने? ये प्रिंट ऑड मेथड जो है हम माय थ्रेड 3 में भी बना सकते हैं ना? आप बना सकते हैं बट ये थ्रेड बन गया ना आपका क्लास। ये हमारी क्लास कैसी बन गई, थ्रेड क्लास बन गई ना। हाँ। तो रिसोर्स तो हमें अलग ही रखना चाहिए ना अपना। तो फिर उसको सिंक्रोनाइज कैसे करोगे। थ्रेड इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो तो थ्रेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। हाँ बराबर। नॉर्मली जब आप ऐसा वर्क करेंगे तो यहाँ पर रन के अंदर उस रिसोर्स को कैसे यूज करना है वो वर्क हम करेंगे, और उसकी लॉजिक सेपरेट रहेगी। अभी थ्रेड क्रिएशन के और भी ऑप्शंस पता चलेंगे एक दो, ठीक है। तो हो सकता वो है हम सर ये वर्क भी ना करें कुछ केसेस में, बट ये तो हमें करना पड़ेगा अपना रिसोर्स जिसे हमें सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। अब आप ब्लॉक हमारा सिंक्रोनाइज। रिसोर्स हमारा रिसोर्स जो है वो प्रिंट आउट मेथड से मिल रहा है हमको, बराबर ना? रिसोर्स ये क्लास ऑब्जेक्ट है, ये रिसोर्स ये क्लास का अच्छा। पार्ट है ना। रिसोर्स एक्चुअली टास्क यही है, बट ये पार्ट किसका है, इस क्लास का पार्ट है ना। हाँ। तो नहीं, क्योंकि रिसोर्स मैंने ये जो ऑड जो मेथड है, ऑड मेथड, वो ऊपर थ्रेड 3 टाइप के क्लास में मैंने बनाया, और फिर मेरा मेन क्लास में उसके ऑब्जेक्ट बना के सिंक्रोनाइज किया, तो नहीं हो रहा है फिर वो। नहीं, अलग अलग मैं ऑब्जेक्ट बनेगा ना वो, फिर कैसे सिंक्रो, एक ही ऑब्जेक्ट को शेयर करना है। ऑब्जेक्ट एक ही शेयर करोगे ना आप। नहीं, यहाँ पे भी तो अलग ही ऑब्जेक्ट बने हैं अपने नीचे। कहाँ ये मेन। ये ऑब्जेक्ट एक ही है ना। अच्छा। उसको ओके। यूज आप यहाँ कर रहे हैं मल्टीपल थ्रेड्स में। तो आपका थ्रेड 1 2 3 तीनों किसको यूज कर रहे हैं। वो एक ही ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा उसी है। ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं ना। तो इसको भी ऑब्जेक्ट वही मिल रहा है, इसको भी ऑब्जेक्ट वही मिल रहा है, तीनों को सेम ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो एक ही रिसोर्स तीनों यूज कर रहे हैं। समझ है। ओके। हाँ। ठीक है सर। चलिए एक सैंपल कोड यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन अभी वहां पर है नहीं है, वो हमें देखना है। बट इस कोड को पहले आप लोग देखिए और इसको मार्क भी करेंगे। एक क्लास है आपकी कॉल मी। क्या वर्क हो रहा है यहाँ पर, समझ आ रहा है सभी को। हाँ तेजस वही कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। वैसे हम ध्यान तो रखते हैं बट कभी भूल गए, जैसे आज भूल गए ना, तो वो सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुआ। ब्रेक के बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो अभी वो फिलहाल रिपीट होगा एक दो बार, तो कोई दिक्कत है नहीं, बट ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
इस मैसेज मेथड से क्या वर्क हो रहा है ये समझ आ रहा है सभी को? आप देखिए यहां पर सिंपली एक मैसेज हम कुछ पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग कोई वैल्यू पास करेंगे, उस वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, बट प्रिंटिंग के लिए दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक। और वो दो स्टेटमेंट्स क्या हैं? पहले आपका स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, फिर मैसेज जो भी हम पास करेंगे यहां से वो कॉन्कैट हो जाएगा, फिर यहाँ बीच में स्लीप आ जा रहा है, और फिर आप उसको क्या कर रहे हैं? फिनिश कर रहे हैं। समझ है? तो अगर हम यहाँ पर आउटपुट की बात करें, आउटपुट हमें कैसा दिखना चाहिए? आपकी स्क्रीन पर मान लो हम यहाँ पर एक वैल्यू पास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीडैक, तो आउटपुट हमें स्क्रीन पर इसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या देखना चाहिए? ऐसा दिखना चाहिए, सीडैक एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट, ऐसा ही दिखना चाहिए ना? ऐसा दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब इसको आप मेंशन कर लीजिए, पहले ये क्लास नोट कर लिया सभी ने, कॉल मी। कंफर्म कीजिए जब हो जाए। सर हाँ जी, सर ये सिर्फ मेथड है ना, इसके कॉलिंग लॉजिक वगैरह बाकी ना लिखना। अभी आगे आएगा ना, पहले हाँ क्लास, सर। हाँ हाँ। अभी और है इसके, तीन पार्ट में है ये। अभी कॉल मी आप देख रहे हैं, फिर कॉलर, फिर आपका मेन आएगा। हाँ सर। ये पार्ट हो गया। कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो इस कॉल मी क्लास को अब यूज किया जा रहा है आपके कॉलर के अंदर। एक दूसरी क्लास है, इस दूसरी क्लास के अंदर सिंपली यहां पर देखिए क्या वर्क हम कर रहे हैं, रनेबल को यूज कर रहे हैं, थ्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें एज ए टारगेट कॉल मी को यूज कर लिया गया, मींस उस क्लास को हम लोग एज ए रिसोर्स यहां यूज कर रहे हैं, प्लस एक मैसेज जो हमें चाहिए वो कंस्ट्रक्टर के लिए हम यहां पास करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर से जो वैल्यू आएगी वही आपके मेथड को मिल जाएगी। ये कॉलर का कंस्ट्रक्टर है, इसमें टारगेट देखिए क्या पास हो रहा है, आपका ये क्लास। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां पर सेट कर दे रहे हैं, और मैसेज जो हम पास करेंगे वो मैसेज को सेट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए वर्क क्या किया गया, थ्रेड को यहीं पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया हमने, थ्रेड रेफरेंस बना लिया, और उस थ्रेड रेफरेंस पर क्या किया, करंट ऑब्जेक्ट पास कर दिया आपके कॉलर का। मींस कॉलर का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी एक थ्रेड बनेगा कि नहीं, कॉलर ऑब्जेक्ट विल बी अ थ्रेड, तो उसी को आप यहां पर थ्रेड के लिए यूज कर ले रहे हैं। ठीक, और यहीं से इसको क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं।
इसका मतलब क्या है कि कॉलर का ऑब्जेक्ट बनाते ही आपका थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये कंस्ट्रक्टर क्लियर है सभी को? कॉलर क्लास जो यहां पर बना रहे हैं, इसके अंदर कॉल मी आपका टारगेट हो गया, जिसको हम लोग एज ए रिसोर्स यूज करेंगे मेन। फिर हमें एक स्ट्रिंग मैसेज भी चाहिए, तो वेरिएबल एक ले लिया, और एक थ्रेड यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक थ्रेड यहां पर हमने रेफरेंस क्रिएट कर लिया। अब इनमें से ये दो वेरिएबल्स जो आपके हैं, उनकी वैल्यू हम इस क्लास के कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इससे इनिशियलाइज कर रहे हैं इसके कंस्ट्रक्टर से। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, कॉल मी का एक रेफरेंस और एक स्ट्रिंग पैरामीटर आ रहा है। तो दिस डॉट टारगेट का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू आपने सेट कर दिया इस पैरामीटर से, मैसेज की वैल्यू आपने मैसेज से सेट कर दिया, और इस टीएच को आपने इनिशियलाइज किससे किया, न्यू थ्रेड, और उसमें क्या पास कर दिया, दिस। दिस का मतलब क्या हुआ कि जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा वही थ्रेड ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा, और जैसे ये थ्रेड यहां पर क्रिएट हुआ उसको आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। क्लियर है अब? सिंधे। और टास्क यहां पर क्या है, टास्क रन मेथड में देखिए क्या है, टारगेट का मैसेज कॉल करना। ये थ्रेड क्या कॉल करेगा, टारगेट के मैसेज मेथड को कॉल करेगा। कितना क्लियर है? तो अब यहां पर देखिए एक और डिफरेंस आपको देखेगा, हम लोग क्या यहां पर टारगेट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नहीं? तो यहां पर इसे स्टैटिक बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉलिंग टाइम पर अपना एक कॉलर ऑब्जेक्ट, सॉरी कॉल मी ऑब्जेक्ट बनाकर उसी को हर थ्रेड के लिए शेयर कर देंगे। तो आपको दो तरीके से यहाँ पर थ्रेड के लिए अपने रिसोर्स शेयर करने की पॉसिबिलिटी है। एक तो आप अगर अपनी थ्रेड क्लास के अंदर उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में सिंक्रोनाइज्ड बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें उसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा, सो दैट उसकी एक ही कॉपी क्रिएट हो। और अगर आप उसको नॉन स्टैटिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन का वर्क नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं टारगेट कॉल मी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसका क्रिएशन कहां से करेंगे हम लोग, ये ऑब्जेक्ट कहां से पास होगा अब, जब आप इस क्लास का इंस्टेंसिएशन करेंगे, और ये वर्क हम लोग कहां करने जा रहे हैं, मेन के अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट भी मेंशन कर लिया सभी ने। कॉलर क्लास की डेफिनेशन नोट कर ली। आगे बढ़े। हो गया सिंधे?
आला हुआ तो मैसेज आता है आज नाईट काढते पण करते म्हणजे आम्हाला किती पडली नाईट लाच घेणार मी वैभव क्लास कर रहे हैं आप? सर हाँ गए। आपने सर रन में टारगेट वो वाला किया ना मैसेज, वो वाला मेरे को समझे नहीं सर, एक बार बताओ प्लीज। क्या चीज? रन में जो आपने किया है ना, टारगेट को कॉल किया है, वो वाला समझा नहीं मुझे। तो वैभव को म्यूट करो ना। वैभव जी, वैभव, 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 स्पीकर चला। हेलो, क्या भाई क्लास में है, क्या कर रहे हैं आप? हाँ सर, फ्रेंड आया था, क्लास में ही हूँ मैं, वो बात कर रहा था, स्पीकर चालू था। देखिए टारगेट यहाँ पर क्या है, कॉल मी टाइप का रेफरेंस है ना, हाँ। वो इनिशियलाइज कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। तो जब इस कॉलर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपका टारगेट इनिशियलाइज हो जाएगा। हाँ, ये टारगेट क्या है, कॉल मी टाइप का कॉल ऑब्जेक्ट बन गया ना, ऑब्जेक्ट है। हाँ, और ये मैसेज उसी का मेथड है। मैसेज क्या है, इसका मेथड है, तो कॉल कर सकते हैं ना यहाँ पर। अरे भाई अभी इससे पहले क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ देखो, आपने क्लास के अंदर एक मेथड बनाया था, हाँ, फिर आपने उसको रन में कॉल किया था, हाँ सर। किया था ना, हाँ हाँ, राइट। वही काम कर रहे हैं। तो कॉलर कॉल मी क्लास के मेंबर को क्या कर रहा है, एज ए रिसोर्स यहाँ यूज कर रहा है। ये मैसेज, ठीक, तो उसमें क्या पास कर रहे हैं हम लोग, ये मैसेज जो यहाँ पर आएगा, मैसेज पास कर रहे ये हैं। पास हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तो हम वैल्यू नहीं पास कर सकते ना, तो अगर हमें इसको एक डायनेमिक वैल्यू देनी है, या तो हम यहाँ पर इनपुट करें, या फिर हम इस थ्रेड ऑब्जेक्ट को बनाते समय पैरामीटर से वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ है? हाँ सर, समझे। तो अब आपका कॉलिंग पार्ट मेन के अंदर आते हैं, और मेन के अंदर देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, एक ऑब्जेक्ट बना लिया पहले, तो इसी वजह से वहां पर स्टैटिक नहीं बनाना पड़ा, ऑब्जेक्ट यहां से बना लिया। तो ये दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉल मी, कितने ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पर हम लोगों ने, सिंगल, और उसी को एज ए टारगेट आपने किसके लिए यूज कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा थ्रेड 1 बना, ये क्या है, थ्रेड 2 है कि नहीं, ये हमारा थ्रेड 3 है, और ये हमारा थ्रेड 4 है। तो टोटल कितने थ्रेड बना रहे हैं, टोटल 4 थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। 5 कहाँ भाई, 4 ही तो है ना। हाँ सर, 4 क्रिएट किए, मेन वाला ये करेगा। हाँ, तो हमने वही पूछा कितने हम बना रहे हैं, तो 4 थ्रेड बना रहे हैं। हाँ सर। तो ये चारों थ्रेड अगर आप देखें तो अभी क्या कर रहे हैं, एक ही टारगेट को यूज कर रहे हैं। टारगेट एक है सबके लिए कि नहीं, टारगेट एक है या एक से ज्यादा है, एक ही है। और ये थ्रेड्स जो आप यहां क्रिएट कर रहे हैं, इनके लिए स्टार्ट करने का वर्क हम क्यों नहीं कर रहे हैं, यहां पर स्टार्ट करने का वर्क यहां पर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो वर्क ऑलरेडी इस कंस्ट्रक्टर लॉजिक के अंदर ही किया जा चुका है। यहां पर आप देखिए कॉलर के अंदर ये स्टेटमेंट उस थ्रेड को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो ये थ्रेड को क्रिएट और स्टार्ट करने का दोनों वर्क कर रहा है, तो यहीं से उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दे रहे हैं। इस वजह से यहां पर स्टार्ट नहीं कर रहे।
अब आप लोग बताइए, ये चारों थ्रेड कॉलर 1 2 3 4 सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करेंगे या फिर एसिंक्रोनसली? सिंक्रोनस एग्जीक्यूट होंगे। पूरा कोड एक बार देखिए गायत्री। सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कुछ वर्क किया है हमने? तो फिर सिंक्रोनस कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो अभी फिलहाल इसका एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए? एसिंक्रोनस। तो आउटपुट कैसा आएगा आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। बट ये ऐसा आना चाहिए था क्या? ये आउटपुट कैसा आना चाहिए था? ये आउटपुट हमारा कैसा आना चाहिए था यहाँ पर? जैसे हाउ आया है अगर यहाँ पर, तो हाउ कैसे आना चाहिए था? कुछ इस तरीके से। ठीक। उसके बाद यू आना चाहिए था कुछ इस तरीके से। फिर आर आना चाहिए था इस तरीके से। फिर हेलो आना चाहिए था इस तरीके से। ऐसा आना चाहिए था, यही होना चाहिए था ना? ऐसा ही होना चाहिए था, कुछ ऐसा आना चाहिए था ये आउटपुट। बट ऐसा क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन अभी यहां पर कैसे हुआ है? एसिंक्रोनस। तो आपका ओपनिंग पार्ट आ गया, क्लोजिंग पार्ट किसी के साथ आया, किसी के साथ नहीं आया। केवल एक जगह क्लोजिंग पार्ट आया, आप देख सकते हैं। बाकी किसी के लिए भी क्लोजिंग पार्ट आया है? नहीं आया। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हमारा आउटपुट आना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए हमें? कहां पर चेंजेज होंगे? आपके अकॉर्डिंग क्या चेंज करना चाहिए? इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन को। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारा एक्चुअल रिसोर्स कहां पर है? कॉल मी या कॉलर में? कॉल मी। तो यहां पर आप इसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो कॉल मी का जो मेथड है उसको हम लोग क्या कर दें? सिंक्रोनाइज्ड। और जैसे से सिंक्रोनाइज्ड करेंगे, अब आप देखिए आपका बिहेवियर क्या होगा। समझ आया? तो अब सही आउटपुट है नहीं? अब आपका आउटपुट करेक्ट है या नहीं? अब कोई दिक्कत है इस आउटपुट में? तो ये आउटपुट अब हमारा करेक्ट है। सीक्वेंस नहीं मेंटेन कर सकते? नहीं, थ्रेड है। थ्रेड कौन सा एग्जीक्यूट होगा? दैट इज नॉट
इन योर हैंड, वो आपके हैंड में नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि पहले हेलो आएगा, फिर हाउ आएगा, फिर आर, फिर यू। ऐसा नहीं आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, बट हेलो अगर आ रहा तो वो कंप्लीट आएगा, फिर आपका दूसरा, फिर तीसरा एंड चौथा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका आउटपुट ठीक है ना, जो टास्क होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो करेक्ट है। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहां पर सिंक्रोनाइजेशन को और एक तरीके से देखें कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर डिफरेंट वर्क हमने क्या किया, आपका रिसोर्स पार्ट ये अलग था, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में से एग्जीक्यूट करना था, तो यहां पर आपने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज कर लिया। ठीक, फिर इसे यूज करने के लिए यहां पर आपने ऑब्जेक्ट ना बनाकर रेफरेंस की हेल्प ली। तो रेफरेंस के केस में अब यहां पर इसे स्टैटिक बनाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली हम लोग कहां से पास कर रहे हैं, मेन से। तो यहां पर एक कॉपी आपने क्रिएट कर लिया और उसी ऑब्जेक्ट को आप यहां पर यूज कर ले रहे हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट यहां से आप शेयर कर दे रहे हैं मल्टीपल थ्रेड्स को। तो दोनों तरीके से आपके पास अब ऑप्शन है, थ्रेड क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी आप उसे यूज कर सकते हैं, और थ्रेड क्लास से बाहर आप उसका इंस्टेंसिएशन करके इस तरीके से अपने थ्रेड को एज ए रिसोर्स उसे आप पास कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम यही वर्क, यही अप्रोच फॉलो करते हैं। क्लियर है? ये एग्जाम्पल समझ आया ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का दूसरा बिहेवियर? ठीक है, एक और तरीका देखते हैं यहां पर, इसी के अंदर एक और फाइल क्रिएट करते हैं। हाँ जी, हो गया सिंधे? ठीक है, तो नेक्स्ट बिहेवियर एक और जो यहां पर आपका है, पहले यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं। ज्वाइन मेथड, ठीक है। तो ज्वाइन मेथड देखिए यहां पर अगर आप यूज करते हैं तो इसका यूज क्या है, इट इज यूजफुल व्हेन अ थ्रेड वांट्स टू वेट अंटिल वन और मोर थ्रेड टर्मिनेट्स। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने एक थ्रेड बनाया, उसके अंदर कुछ टास्क आप कर रहे हैं, और फिर आप यहां पर ऐसे 2-3 थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहां पर उनका एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे जैसे मेन हमारा है, तो मेन थ्रेड हमारा पहले टर्मिनेट हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं? बट सपोज आप चाहते हैं कि जब तक T1 थ्रेड टर्मिनेट ना हो, मेन वेट करे, तो ये वर्क कैसे कर पाएंगे हम लोग? तो यहां पर हम लोग ज्वाइन मेथड की हेल्प ले सकते हैं, या फिर अपने अदर इम्प्लीमेंटेशंस बिहेवियर के अकॉर्डिंग जैसा भी वर्क आपने किया था, अगर आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड नहीं यूज करते हैं तो उस केस में भी आप यहां पर ज्वाइन की हेल्प से ऐसा वर्क कर सकते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए यहां पर एक एग्जांपल छोटा सा क्रिएट करते हैं हम लोग। यहाँ पर थ्रेड ज्वाइन डन।
एक क्लास यहाँ पर बना लेते हैं पहले, my thread 6 extends public void to run और यहाँ पर एक लूप और 10 current thread ठीक है। वैल्यू ऑफ आई यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं और थ्रेड डॉट स्लीप मेथड को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। इस कोड में कुछ भी नया नहीं है, जो थ्रेड क्लास बनाया हमने, या कुछ नया है? अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सपोज कुछ मैसेजेस हम पहले दे देते हैं, मेन स्टार्टेड में ended यहाँ पर सिंपली ऐसे कुछ एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इन मेन यहाँ पर आई, अब यहाँ पर कुछ थ्रेड्स क्रिएट करते हैं। तो थ्रेड इवन इक्वल टू न्यू थ्रेड न्यू, क्या क्लास यहाँ पर बनाया हम लोगों ने? माई थ्रेड 6, उसको नेम सपोज हमने दे दिया th1, t1 डॉट स्टार्ट t2। तो इस कोड में तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को, यहां तक अगर आप देखें तो नॉर्मल वर्क ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इस कॉलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी को? तो पहले इस कोड को रन करके एक बार देख लेते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। मेन स्टार्टेड आया, फिर आपके लूप के अंदर गया, एक बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हो गया, फिर आपके मेन के अंदर आया कंट्रोल जो लूप है, फिर आपका थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर आप देखिए मेन के अंदर आया तो उसने 6-7 टाइम और एंड तक एग्जीक्यूट हो गया, फिर आपका
थ्रेड 1 और थ्रेड 2 यहाँ पर अपना टास्क कर रहे हैं। क्लियर है ये? तो बाय डिफॉल्ट अभी 3 थ्रेड्स यहाँ पर आपके वर्क कर रहे हैं, बट तीनों का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है? एसिंक्रोनस। तो कभी आपका मेन थ्रेड अपना काम कर रहा है, कभी आपका थ्रेड 1 चल रहा है, कभी थ्रेड 2 चल रहा है। अब सपोज यहाँ पर T1 को स्टार्ट करने के बाद आपने इसके साथ यूज कर लिया ज्वाइन मेथड। क्या यूज किया? ज्वाइन मेथड। ये ज्वाइन मेथड यहाँ पर देखिए आपका एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राई कैच या थ्रोज लगाना पड़ेगा। तो सपोज अभी हम लोग यहाँ पर थ्रोज लगा देते हैं, इंटरप्टेड एक्सेप्शन ये जनरेट करता है, तो यहाँ पर आप थ्रोज लगा दें और इसके बाद इसी कोड को अब रन करते हैं। तो अभी यहां देखिए कोई डिफरेंस आया? शायद कोड ही सेव नहीं किया हम लोगों ने। एक मिनट, डिफरेंस नहीं दिखा था, तो रीजन क्या हो सकता है? अब देखिए मेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद कंट्रोल किसको मिल गया? थ्रेड 1 को। तो उसने अपना पूरा काम कंप्लीट किया। फिर आपका मेन एंड हुआ, तो बचा क्या? थ्रेड 2 बचा, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्क कर रहा है। क्लियर? तो ज्वाइन के थ्रू भी आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो ज्वाइन यहां पर क्या करता है देखिए, वेट्स फॉर दिस थ्रेड टू डाई। तो जिसके साथ आप ज्वाइन लगा देंगे, जैसे रिसोर्स उसको मिलेगा तो वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन करेगा आपके उस रिसोर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आपका कोई दूसरा थ्रेड वहां पर एग्जीक्यूट होगा। तो एक तरीके से इस वर्क को जैसे हम करते हैं, ऑल अदर थ्रेड्स यहां पर आपके एक तरीके से क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे कि नहीं? तो बिहेवियर कुछ वैसा ही है, बट इस तरीके से जब आप अपने रिसोर्सेज के लिए वर्क करते हैं, तो जितनी बार हम थ्रेड को यूज करेंगे, हर जगह हमें ज्वाइन को क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक? तो ज्वाइन के थ्रू भी आप सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बट मल्टीपल थ्रेड्स अगर होंगे तो आपको उनके लिए बार बार ज्वाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और थ्रेड हम लोग यूज करते हैं, T3, एंड T3 डॉट स्टार्ट। तो अब यहां पर आप देखिए इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, और इस लूप पार्ट को अभी के लिए फिलहाल कमेंट कर देते हैं। तो मेन स्टार्ट हुआ, फिर थ्रेड 1 के पास कंट्रोल आ गया। अब आप देखिए थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन कर रहा है। उसके बाद आप देखिए आपके दो थ्रेड हैं, T2 और T3, तो वो फिर से एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो रहे कि नहीं? तो लॉक केवल किसके लिए लगा? थ्रेड 1 के लिए। अब अगर थ्रेड 2 3 के लिए भी ऐसे ही रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा कि नहीं? इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो अब आप देखिए 3 थ्रेड्स के अकॉर्डिंग 2 को आपने क्या किया? लॉक कर दिया। तो आपका एग्जीक्यूशन सिंक्रोनाइज्ड बिहेवियर के अकॉर्डिंग होना चाहिए अब इस केस में कि नहीं? तो आप देखिए T2 को रिसोर्स मिल गया, वो अपना काम कर रहा है, और फिर किसे मिलेगा? T3 को। तो T3 अपना काम करेगा। उसी बीच में क्या आ गया? मेन एंडेड। तो अगर T3 पर भी ज्वाइन लगा देंगे तो पूरा एग्जीक्यूशन हमारा क्या हो जाएगा?
सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। बट ये वर्क हमें बार बार करना पड़ रहा है कि नहीं? तो ये भी एक तरीका है आपके थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में एग्जीक्यूट करने का। समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत किसी को? आप ये लॉग कितने टाइम के लिए चाहते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए, हम उसे जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूशन टर्मिनेट ना हो जाए उसको लॉक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो 500 मिली सेकेंड या 3 सेकेंड्स के बाद क्या हो जाना चाहिए, रिलीज हो जाना चाहिए। तो अब आप देखिए इसका बिहेवियर क्या होगा। T1 को हम लोगों ने कितने टाइम के लिए यहां पर यूज किया है, ज्वाइन के लिए 3 सेकेंड्स। तो आप देखिए 3 सेकेंड्स के बाद आपका एग्जीक्यूशन कैसा हो गया, एसिंक्रोनस हो गया कि नहीं? तो T1 भी चल रहा है, T2 भी चल रहा है वहां पर। फिर तो आप टाइम इंटरवल भी यहां पर दे सकते हैं अगर आपको पता है कि कितने टाइम में आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको डिफॉल्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। मींस आप यहां वेट कर रहे हैं टिल द थ्रेड टर्मिनेट्स इम्प्लिसिटली। अगर आप एक टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग उसे एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट करना चाहते हैं, देन इन दैट केस यू कैन स्पेसिफाई द टाइम इंटरवल। क्लियर है ये पॉइंट? तो ज्वाइन के 2 बिहेवियर्स हैं, एक जो डिफॉल्ट बिहेवियर अभी आपने देखा और दूसरा जिसमें हम टाइम इंटरवल अपना सेट कर सकते हैं। तो ज्वाइन का पर्पस समझ में आ गया। सिमिलर टू सिंक्रोनाइजेशन बिहेवियर जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड से था, वैसा ही वर्क आप इससे कर सकते हैं। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें ये वर्क बार बार करना पड़ेगा। क्लियर है ये? चलिए अब एक और एग्जाम्पल यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, इसे आपको अच्छे से समझना है कैसे वर्क हो रहा है। तो पहले हम कोड राइट कर रहे हैं, बाद में उस कोड में प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, फिर आपको ये चीज समझ आएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो ध्यान से आप लोग अभी फोकस्ड होकर केवल इस एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है? तो एक और पैकेज यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर एक क्लास क्रिएट करते हैं, सपोज एम्प्लॉय। इसके कुछ डेटा फील्ड्स जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं वैसा ही कुछ वर्क करेंगे। एक सपोज हमारा एम्प्लॉय कोड है, दूसरा स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, थर्ड सपोज यहां पर आपके पास एक फ्लोट बेसिक सैलरी, ठीक है? बेसिक सैलरी है। और एक आपके पास फ्लोट टोटल सैलरी, और एक इंटीजर वैल्यू सपोज हमारा है पर आर। इसकी इनिशियल वैल्यू सपोज कुछ फिक्स कर देते हैं हम लोग 500। कंस्ट्रक्टर से भी ये कर सकते हैं, तो ठीक। और एक और यहां पर है फील्ड आपका एक्स्ट्रा। तो डेटा फील्ड समझ आ गए सभी को? पर्पस क्या है इनका, आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा। एम्प्लॉय के लिए क्या कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग? सैलरी कैलकुलेशन। और वो किस बेसिस पर? उसकी बेसिक सैलरी क्या है प्लस वो एक्स्ट्रा आर कितने वर्क कर रहा है,
और पर आवर उसका क्या कॉस्ट है, उसके बेसिस पर आप उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर कुछ इनिशियलाइजेशन वर्क हमें जो करना है वो कर लेते हैं हम लोग। एक कंस्ट्रक्टर इसका बना लेते हैं, पब्लिक एम्प्लॉय और इसमें सिंपली केवल सपोज हमें एक तो एम्प्लॉय का नेम चाहिए और एक उसका एम्प्लॉय कोड चाहिए, इंटीजर एक। ठीक है, तो यहां पर नेम वैल्यू सेट कर देंगे और कोड वैल्यू एम्प्लॉय कोड इक्वल टू एम्प्लॉय कोड एंड दिस डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू नेम। और यहां पर अच्छा एम्प्लॉय नेम और क्या हमें सेट करना था यहां पर एक दिस डॉट पर आवर, ये वैल्यू हमें 500 चाहिए और एक बेसिक सैलरी सपोज यहां पर हम सेट कर देते हैं 45। क्लियर है इतना? कंस्ट्रक्टर पार्ट क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब एक मेथड यहां पर बनाते हैं जिससे हम एम्प्लॉय के लिए उसके एक्स्ट्रा आवर्स इनपुट करेंगे। तो पब्लिक वॉइड इनपुट एक्स्ट्रा आवर्स। तो यहां पर आपको इनपुट करना है एक्स्ट्रा आवर्स। ठीक है, तो क्या क्या करना होगा यहां पर बताइए। और अभी थ्रेड से हम लोग ये वर्क करेंगे तो एक मैसेज यहां पर पहले ऐड कर देते हैं जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं हर जगह। ये हेलो सर। हाँ जी,
सर इसमें क्लास वो एक्सटेंड किया है ना हमने ऊपर किसमें? थ्रेड जॉइन डेमो में। हाँ, तो वहाँ पे तो क्लास नहीं सर वो थ्रेड। कहाँ पर? हाँ वहीं पे सर, वहीं पे थ्रेड यहाँ? जॉइन डेमो। नहीं नहीं, पिछले प्रॉब्लम, हाँ वहाँ पे। क्या नहीं है? मतलब अगर पेरेंट क्लास और सब क्लास में रहता तो एक्सटेंड करते ना यूज। नहीं समझे क्या कह रहे? सर मतलब माई थ्रेड 6 क्लास है और थ्रेड क्लास है बराबर, हम्म। पर नीचे तो थ्रेड क्लास नहीं है ना सर इस इसमें किस प्रोग्राम में? यहीं पे। अरे है ना नीचे, ये क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे? हाँ हाँ, नहीं वो ऊपर है इसलिए मुझे लगा मतलब। मेन वाला पार्ट ये नहीं देखा? हाँ हाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है ना थ्रेड। तो ये एक मैसेज यहाँ प्रिंट करा दिए, बट मैसेज के बाद अब हमें यहाँ पर एक यूजर इनपुट वैल्यू से एक्स्ट्रा आवर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या करना है, असाइन करना। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? एक तो स्कैनर चाहिए होगा हमें, एक मैसेज यहाँ दे देते हैं, इनपुट एक्स्ट्रा आवर्स वर्क, और ये वैल्यू किसको जाएगी? एक्स्ट्रा आवर स्कैनर डॉट नेक्स्ट। यहां पर कोई दिक्कत? ये आपका एक मेथड यहां पर आपने क्रिएट कर दिया। क्लियर है इतना? अब एक और टास्क यहां पर चाहिए हमें, लाइन नंबर 22। अभी इसको थ्रेड से एक्सेस करेंगे ना, तो यहां डिस्प्ले कर रहे हैं कौन सा थ्रेड वर्क कर रहा है उसके, बस। बाकी ये एक्चुअल लॉजिक में हट जाएगा, ये डिबगिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। एक्चुअल लॉजिक जब आप कुछ वर्क करेंगे तो ये हटा देंगे। अभी ये टेस्टिंग में हेल्प करता ना हमें कि कौन सा थ्रेड आपका रिसोर्स यूज कर रहा है। करंट थ्रेड से यही बेनिफिट हमें मिलता है ना, समझ आता है ना आउटपुट कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पर एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक void calculate display cell। यहां पर दो वर्क हमें करना है, क्या क्या? कैलकुलेट करना है और सैलरी को डिस्प्ले करना है। ये वर्क यहां पर भी कर लेंगे। और यहां पर मैसेज चेंज कर देते हैं, प्रोसेसिंग थ्रेड करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो यहां पर सपोज हमें एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी, ये सब डिस्प्ले करना है, तो क्या करेंगे? डिस्प्ले करा देंगे हम लोग, एम्प्लॉय कोड एम्प्लॉय नेम
और बेसिक सैलरी, /T। ठीक, तो ये डिटेल्स डिस्प्ले करने के बाद सपोज अब यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और वो फॉर्मूला है कि उसकी बेसिक सैलरी में हमें एक्स्ट्रा आवर के अकॉर्डिंग ऐड करके टोटल सैलरी निकालना। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सैलरी कैसे निकलेगा, बेसिक सैलरी प्लस क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा आवर्स मल्टीप्लाइड बाई पर आवर वैल्यू। ठीक, तो यहां पर अब ये जो वैल्यू होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, उसकी टोटल सैलरी विद एक्स्ट्रा आवर्स। तो यहां पर टोटल सैलरी को डिस्प्ले करा दें। क्लियर है, तो ये आपका टास्क है। ये हमारा यहां पर टास्क है, इसमें कोई दिक्कत? और टेस्टिंग के लिए एक और वर्क यहां कर लेते हैं सो दैट समझ है आपको। कैलकुलेटिंग सैलरी, तो ये आपके एम्प्लॉय क्लास का अभी फिलहाल एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड था उसको हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब सपोज आप इसका मेन क्रिएट करते हैं, एक और क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय मेन, तो यहां पर हमारा टास्क सिंपली क्या है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, न्यू एम्प्लॉय, और इसमें क्या क्या पास होगा, एम्प्लॉय कोड सपोज 101, एम्प्लॉय नेम सपोज साक्षी। क्लियर, एक आपने ऑब्जेक्ट यहां क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद यहां पर हम लोगों को क्या करना है, थ्रेड्स क्रिएट करने। तो थ्रेड क्रिएशन का एक और तरीका अब आपको बता रहे हैं, इसको आप देखिए कैसा हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। न्यू थ्रेड, और इसके अंदर आप ऐसा वर्क करें, पब्लिक वॉइड रन, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा कर सकते हैं या नहीं, डोंट नो। ये डोंट नो कहां से आ गया, ये क्या वर्क है, कौन बता सकता है इसको। एनोनिमस इंप्लीमेंटेशन हो गया ना। तो ये देखिए एक ऑब्जेक्ट बनाया थ्रेड का,
और ये रन मेथड ओवरराइड होना चाहिए था, कर दिया, तो बन गया ना एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट यहां पर है, सॉरी एनोनिमस क्लास। और थ्रेड इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए, क्लास ही चाहिए ना। क्लियर? तो ये आपका एनोनिमस इंप्लीमेंटेशन हो गया। जैसे एक रेफरेंस मिलेगा आपको पता है, उस रेफरेंस पर डायरेक्ट क्या कॉल कर दिया, स्टार्ट। ये भी एक तरीका है आपके थ्रेड को क्रिएट और इंस्टेंशिएट करने का। ये आपको फर्दर एक ऑप्शन बताया हमने, तो प्रीवियस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो काम कर ही सकते हैं हम लोग, बट ये आपका न्यू ऑप्शन हो गया जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। तो दो थ्रेड यहां पर बन रहे हैं आपके। एक थ्रेड का काम क्या है यहां पर, ये जो थ्रेड हम क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए है, थ्रेड टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले सेल। और दूसरा थ्रेड क्या कर रहा है, ये जो थ्रेड बन रहा है, थ्रेड टू इनपुट एक्स्ट्रा आवर्स बार। क्लियर है? तो दोनों टास्क अगर आप देखें तो एक ही रिसोर्स पर हो रहा है कि नहीं, मींस एक ही एम्प्लॉय के लिए वर्क हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये थ्रेड और ये थ्रेड, दोनों थ्रेड सेम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं, बट दोनों के पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स दो डिफरेंट टास्क कर रहा है। यहां पर एम्प्लॉय से क्या वर्क हो रहा है, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले सैलरी का वर्क हो रहा है, और यहां पर वर्क किसका हो रहा है, इनपुट एक्स्ट्रा आवर्स का वर्क हो रहा है। तो दो डिफरेंट टास्क है कि नहीं, मींस थ्रेड 1 हमारा अलग वर्क कर रहा है, एक डिफरेंट टास्क वो कर रहा है, और थ्रेड 2 हमारा दूसरा टास्क कर रहा है। इतना क्लियर है सभी को? तो अब यहां पर आप बताइए, आपका आउटपुट जब हम इसे रन करेंगे क्या करेक्ट आएगा? इतनी सारी मेहनत जो की हम लोगों ने, आउटपुट सही आएगा? इफ सेकेंड थ्रेड रन्स फर्स्ट, तब आउटपुट करेक्ट आएगा। बट उसके चांस कितने हैं? विशाल ने काफी अच्छा गेस किया, और वो गेस क्या है कि अगर हमारा थ्रेड 2 पहले एग्जीक्यूट हो जाए तो आउटपुट करेक्ट आ सकता है, और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 50%। कैसे आप कह सकते हैं 50%? गारंटी कर सकते हैं? 10 बार सपोज हम इस कोड को रन करेंगे तो कितनी बार आपका ये थ्रेड 2 एग्जीक्यूट होगा, आपके पास कोई कैलकुलेशन है? चलिए 10 ऑप्शन दे दिए, 10 बार हम इसे रन करेंगे, इसके आने के चांसेस कितने हैं? चांसेस है कि 10 के 10 बार पहले एग्जीक्यूट हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि एक बार भी आपका ये एग्जीक्यूट ना हो। तो एक दो बार ट्राई करते हैं। तो आप देखिए क्या हुआ, सैलरी आ गई, उसके बाद आपसे मांग रहा है इनपुट एक्स्ट्रा वर्क आवर्स। इसका कोई यूज है? यहां पर प्रिंट एलएन यूज करना पड़ेगा अभी के लिए।
फिर से रन करते हैं इसको। अगेन सेम सिचुएशन। तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉब्लम है या नहीं है? प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रायोरिटी सेट कर दे। प्रायोरिटी से कुछ हुआ था? प्रायोरिटी भी गारंटी थोड़ी करता, वो भी तो आपके शेड्यूलिंग पर डिपेंड करेगा। तो अभी पहली प्रॉब्लम तो यहां पर यही है कि आपके ये दोनों थ्रेड एसिंक्रोनस हैं। दोनों थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं? एसिंक्रोनस। तो कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में, यह डिसाइड नहीं है। तो अगर बाई चांस थ्रेड 2 पहले एग्जीक्यूट हो गया तो आउटपुट हमें करेक्ट मिल सकता है, बट अगर ये पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं आउटपुट रॉन्ग ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो फर्स्ट चेंज जो यहां पर हम कर सकते हैं वो क्या है कि हम इसको सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में एग्जीक्यूट करें। कैसे एग्जीक्यूट करें? सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में। उसके लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा? सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है। तो अब एक गारंटी है कि अगर थ्रेड 1 इससे पहले यूज करेगा तो प्रोसेस करेगा, और थ्रेड 2 इसको यूज करेगा तो प्रोसेस करेगा। बट क्या इससे हमें आउटपुट मिल जाएगा जो रिक्वायरमेंट है? अभी भी मेथड कॉल तो अलग है ना दोनों। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम वही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम ऐसा करें कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? एनीवन? कस्टम केस? सर यस। मतलब केस लगाएंगे और हम खुद उसमें इनपुट डालेंगे कि पहले यही एग्जीक्यूट होना चाहिए फिर वो वैसा। केस कहाँ लगाएंगे? हमको तो ऐसे एग्जीक्यूट करना ना। स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। हाँ हाँ, ज्वाइन यूज कर सकते हैं बट विदाउट ज्वाइन। ज्वाइन कैसे? ज्वाइन का तो वर्क कर दिया ना, थ्रेड सिंक्रोनाइज कर दिया। सिंक्रोनाइज तो कर दिया ना रिसोर्स। तो ज्वाइन का काम तो कर चुके हम लोग। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपका जो वर्क है ना, ये जो पार्ट है, ये जो कैलकुलेशन है, इसकी डिपेंडेंसी किस पर है? इसकी डिपेंडेंसी किस पर है? इसकी डिपेंडेंसी है आपके इस इनपुट आवर्स पर, है ना। और ये टास्क कर कौन रहा है? एक दूसरा थ्रेड कर रहा है। इस टास्क को सेम थ्रेड तो नहीं कर रहा ना, दूसरा थ्रेड कर रहा है। तो हमारा कंट्रोल जब यहां पर आ रहा है, ठीक, उससे पहले हमें यहां पर श्योर होना होगा कि क्या ये वर्क हो चुका है या नहीं। तो ये केस कुछ वैसे है जैसे मान लीजिए सपोज प्रियंका और सुमित ने सिंधे के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कहीं बाहर जाने का। ठीक है।
प्रियंका, शिंदे और सुमित ने एक प्लान बनाया कहीं बाहर जाने का। प्रियंका ने सुमित से बोला कि भाई आप इस पर्टिकुलर प्लेस पर आ जाइएगा 8:30। फिर जैसे आप वहां आएंगे तो हम लोग शिंदे को इंटीमेट कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, उसका घर बगल ही, तुरंत आ जाएगा और फिर जर्नी स्टार्ट कर लेंगे। तो अब यहां पर अगर आप देखें, आपकी उस जर्नी के लिए शिंदे की डिपेंडेंसी किस पर है? सुमित पर है या प्रियंका? सुमित पर है, ठीक है। शिंदे को कॉल कौन कर रहा है, नोटिफाई कौन कर रहा है? सुमित। तो सुमित शिंदे को नोटिफाई कब कर पाएंगे? लो, गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। प्रियंका का वेट कौन कर रहा है, सुमित या प्रियंका सुमित की वेट कर रहे हैं? क्या बोला था हमने? ये 30 के लिए प्रियंका सुमित का वेट कर रहे हैं या सुमित प्रियंका का? ठीक है, ओके। तो प्रियंका इंटीमेट करेंगे ना शिंदे को। तो प्रियंका शिंदे को इंटीमेट कब कर पाएंगे? जब तक सुमित वहां पर नहीं आ जाते। ऐसा केस है ना? वो वेट कर रहे हैं कि सुमित वहां पर पहुंचे। जब वो पहुंचेंगे तो फिर वो नोटिफाई करेंगे किसको, शिंदे को, कि भाई आ जाओ और अब हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए डिपेंडेंट वर्क था कि नहीं आप लोगों का? तो केस कुछ वैसा ही यहां पर है। अब आपके पास दो थ्रेड्स हैं जो अलग अलग वर्क कर रहे हैं, बट जो थ्रेड 1 हमारा है, मींस जिसे अभी हम थ्रेड 1 कह रहे हैं, जो कि कैलकुलेट डिस्प्ले सैलरी का वर्क कर रहा है, उसकी डिपेंडेंसी किस पर है? एक्स्ट्रा आवर्स पर। तो आपका ये जो वर्क है यहां तक की प्रोसेसिंग तो ठीक है, बट इसके बाद ये जो वर्क है इसके लिए हमें वेट करना होगा कब तक? जब तक ये इनपुट वर्क ना हो जाए, मींस जो भी थ्रेड इस टास्क को कर रहा है जब तक वो वर्क कंप्लीट ना हो जाए, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तो वेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए अब यहां पर कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। तो मैकेनिज्म सिंपली यहां पर है आपका एक मेथड, स्लीप नहीं, स्लीप तो अलग चीज हो गया, स्लीप तो अलग टास्क हो गया। स्लीप से आप केवल क्या करते हैं? डिले जनरेट करते हैं। बात समझ आई? तो वो सेम थ्रेड के लिए वर्क करता है। करंट थ्रेड हमारा उस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग ब्लॉक हो जाता है, बट हमें उससे डिफरेंट वर्क करना है। अब यहां पर हमारी डिपेंडेंसी है कि जब तक ये वर्क ना हो तब तक हमें ऐसा वर्क करना है। तो वेट से हम स्लीप लाइक वर्क भी कर सकते हैं, मीन्स यहां पर इंटरवल भी दे सकते हैं, और इससे हम इनफाइनाइट वेट भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ वैल्यू नहीं पास करेंगे तो ये इनफाइनाइट वेट हो जाएगा। बट इस वेट को जब आप कॉल करते हैं तो यहां पर वे एक्सेप्शन आती है आपकी, उसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो ट्राई कैच लगा देंगे यहां पर। अब ये वेट देखिए क्या करता है। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, causes the current thread to wait until it is awakened
typically by being notified or interrupted. ठीक है, तो जब तक हम कहीं से इंटरप्ट नहीं करेंगे अब इसको या फिर नोटिफाई नहीं करेंगे, आपका कंट्रोल यहीं पर वेट करता रहेगा। तो सपोज ऐसा एक वर्क आपने कर दिया, अब देखिए क्या होता है। और वेट यूज करने के लिए फर्स्ट कंडीशन है, आप जिस भी ब्लॉक के अंदर उसे यूज करेंगे दैट मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। तो कैसा होना चाहिए? सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक होना चाहिए। ये प्री कंडीशन है, ऑलरेडी इसी वजह से हमने इसको सिंक्रोनाइज्ड कर रखा है। तो सपोज यहां पर आपने ये वेट इंक्लूड कर लिया और इसके बाद आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सपोज यहां पर हमने कुछ वैल्यू पास की, देखिए कुछ वर्क हो रहा है क्या? ये कौन सी कंडीशन हो गई? अभी तो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। डेट ब्लॉक जनरेट कर दिया ना ऐसी सिचुएशन। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने इस स्टेटमेंट पर उसको वेट स्टेट में डाल दिया, ब्लॉक हो गया वो। बट वेट का जो बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? नोटिफाई होना चाहिए कहीं से कि भाई ब्लॉक फ्री हो गया। तो ऐसा वर्क किया कहीं पर हम लोगों ने क्या? थ्रेड 2 ने अपना वर्क करके फिनिश कर दिया, बाहर आ गया वो। बट आपका जो थ्रेड 1 है वो अभी भी नॉन रनेबल फॉर्म में ब्लॉक स्टेट में पड़ा हुआ है। तो क्या इससे बाहर निकल पाएंगे हम? अब आपका प्रोग्राम तो एग्जीक्यूशन में पड़ा हुआ है अभी। इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से हमें नोटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नोटिफाई करना पड़ेगा। तो नोटिफाई मेथड और नोटिफाई ऑल दो यहां पर आपको मिलेंगे। तो नोटिफाई का वर्क क्या है? वेक्स अप अ सिंगल थ्रेड दैट इज वेटिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। सेम ऑब्जेक्ट पर लॉक लगा है ना, थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों के लिए लॉक लगा है कि नहीं सेम ऑब्जेक्ट पर? तो अगर थ्रेड 1 पर आप वेट स्टेट में जा रहे हैं तो थ्रेड 2 से हमें उसको क्या करना पड़ेगा? नोटिफाई। हो सकता है ऐसे मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं आपके, तो आप उस केस में नोटिफाई ऑल यूज कर सकते हैं। बट अभी एक ही थ्रेड है तो उसके लिए हमें यहां पर क्या यूज करना है? नोटिफाई। ठीक। तो अगर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो मल्टीपल में से कोई एक थ्रेड वो पिक कर लेगा। ऑल को नोटिफाई करना है, ऐसी कोई इंप्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं तो वहां पर आप नोटिफाई ऑल का बिहेवियर यूज कर सकते हैं। तो नोटिफाई यहां पर आप यूज कर रहे हैं और वेट यहां पर आप यूज कर रहे हैं। तो वेट कहां पर यूज करना है? जहां पर हमारा वर्क कुछ ऐसा है जिसकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे थ्रेड के प्रोसेसिंग पर है। तो उस केस में हम यहां पर वेट लगाएंगे और नोटिफाई कहां से करेंगे? जिस पर उसकी डिपेंडेंसी। तो ऐसा वर्क जब आप करते हैं तो इसी मैकेनिज्म को, इसी बिहेवियर को यहां पर कहा जाता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसका हो गया? इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। तो सेम रिसोर्स जब मल्टीपल थ्रेड्स यूज कर रहे हैं और उन थ्रेड्स की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर है तो वहां पर हमें क्या करना होता है?
इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए आपको हेल्प किसकी लेनी है, वेट और नोटिफाई या नोटिफाई ऑल। तो ऐसा वर्क अगर अभी आपने यहां पर कर दिया वेट और नोटिफाई का, इसके बाद आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए क्या वर्क होता है। यहां पर इतना वर्क हुआ, फिर आपका ब्लॉक स्टेट में आ गया, वो इनपुट एक्स्ट्रा आवर्स के लिए बोल रहा है। सपोज हमने वैल्यू 40 पास की, तो आप देखिए टोटल सैलरी विद एक्स्ट्रा आवर्स। तो अब जाकर आपके थ्रेड 1 का टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं? क्लियर है ये? तो अब ये प्रोसेसिंग वैलिड है कि नहीं? तो इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, मैसेजिंग थोड़ा सा अलग कर दें। इसको कहां डालना है? यहां पर रख सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? और समझने के लिए यहां पर 1 सेकंड का डिले ऐड कर देते हैं। स्लीप 1। तो ये चेंज छोटा सा एक कर दिया हमने यहां पर, और फिर इसको रन करते हैं। थर्टी। तो आप देखिए यहां पर आउटपुट आ गया। समझ आया इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है आपके लिए? तो काफी यूजफुल बिहेवियर है जब आप मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट यूज करते हैं। अगर सेम रिसोर्स पर आप डिफरेंट वर्क कर रहे हैं और उन टास्क की डिपेंडेंसी है एक दूसरे पर, तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। क्लियर? तो ऐसा ही एक वर्क आपको करना है कि असाइनमेंट फॉर्म, जैसे मान लीजिए आप एक अकाउंट का वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय अकाउंट है सपोज। इसी तरीके से जैसे यहां पर अभी हम सैलरी की बात कर रहे हैं, तो आप एक अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग उसके बेसिक बैलेंस की बात कर रहे हैं, और उस पर 2 ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, एक डिपॉजिट और एक विथड्रॉ। क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट और विथड्रॉ। इसको समझना है, समझ के आप कर पाएंगे। तो डिपॉजिट और विथड्रॉ हम लोग करते हैं, मान लीजिए तो एक हमारे पास क्या होगा, बैलेंस अमाउंट होगा कि नहीं होगा? ऐसा वर्क किया था सेविंग के केस में अगर आपको याद हो, बट विथड्रॉ और डिपॉजिट नहीं किया था। तो बैलेंस सपोज हमारे पास यहां पर 50,000, कितना है? 50,000 है। अब अगर यूजर विथड्रॉ रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट ऑफ 20,000, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? बैलेंस कितना हो जाएगा? 30,000। फिर सपोज वो विथड्रॉ रिक्वेस्ट करता है 20,000 का, तो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? बैलेंस विल बिकम 10,000।
उसके बाद सपोज वो डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट 5000, तो बैलेंस कितना हो जाएगा? बैलेंस कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक, $15,000 हो गया। अब सपोज वो विड्रॉ रिक्वेस्ट करता है 20,000 का, फिर तो क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमें क्या करना है? ऐसा इंप्लीमेंटेशन करना है कि अगर आपका ये विड्रॉ अमाउंट आपके बैलेंस से क्या है, ज्यादा है, तो वो वेट करे किसके लिए? डिपॉजिट के लिए। और जैसे डिपॉजिट हो जाए फिर आपका विड्रॉ हो पाए। ये टास्क आपको करना है यूजिंग इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। समझ आ गया टास्क? तो कुछ ऐसा ही वर्क करना है। तो आप एक इनिशियल बैलेंस लेकर चलेंगे, फिर उस पर विड्रॉ और डिपॉजिट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है। बट विड्रॉ और डिपॉजिट की जो फंक्शनैलिटी है वो आपको इस कंडीशन को ध्यान में रखकर करना है। डिपॉजिट तो होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट विड्रॉ के केस में आपको वहां पर देखना है कि क्या जो अमाउंट यूजर विड्रॉ करने जा रहा है वो आपके अवेलेबल बैलेंस से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो आपको वेट करना है until यूजर डिपॉजिट्स सम अमाउंट, और जब वो अमाउंट आपके विड्रॉ अमाउंट से हायर हो जाए तभी आपका विड्रॉ ऑपरेशन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अगर ये विड्रॉ हो गया तो बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर ये ऑपरेशन हो जाता है मान लीजिए, तो बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? -5,000, और ये कहीं से भी अलाउड है। तो ये चीज आपको हैंडल करनी है। तो जैसे अभी हमने वर्क किया, इसी तरीके से वेट और नोटिफाई को यूज करके आपको ये टास्क कंप्लीट करना। क्लियर है? इसको सभी लोग ट्राई करेंगे, उम्मीद है हो जाएगा। और जो कर लेता है वो दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक, तो मल्टी थ्रेडिंग का मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने देख लिया। इसमें एक पार्ट और रहता है और उसमें दो चीजें आपकी आ जाएंगी। एक आपका कलेक्शन का पार्ट है, कॉन्करेंट कलेक्शन, और उसी को यूज करके हम लोग यहाँ पर अचीव करेंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की जो एक प्रॉब्लम आप लोगों ने देखे थे, थी ना? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम डिस्कस किया था ओएस में, उसको हम लोग जावा प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करके यहाँ पर देखें कैसे वो वर्क करता है। बट उसके लिए हमें एक क्लास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो क्लास है आपकी ब्लॉकिंग क्यू। अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, ब्लॉकिंग क्यू क्या करता है, और एक लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू। ये दो क्लासेस यूज करेंगे हम लोग, ब्लॉकिंग क्यू और लिंक ब्लॉकिंग क्यू। इन दो क्लासेस को यूज करके हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की जो एक प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये टास्क कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए काफी है। तो सारी चीजें आप एक बार रिवाइज कर लेंगे जितना आज डिस्कस हुआ है थ्रेड में, और ये टास्क कोशिश कीजिएगा कंप्लीट हो जाए।
सर पीडीएफ पीडीएफ शेयर तो कर दिया। यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको देख लीजिए। आई थिंक डिस्कस तो कर ही लिया हम लोगों ने। ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो देख लीजिएगा, ठीक है। वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, तीनों मेथड्स के बारे में बताया गया। और इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या है वो हमने डिस्कस कर ही लिया, कि जब आपका सेम थ्रेड, सॉरी मल्टीपल थ्रेड्स सेम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज के थ्रू डिफरेंट टास्क आपके परफॉर्म हो रहे हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर होगी और उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए आपके पास इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन का बिहेवियर यहाँ पर दिया गया। और उसको अचीव कैसे करते हैं हम? 3 मेथड्स की हेल्प से, वेट, नोटिफाई या नोटिफाई ऑल। तो जनरली 2 मेथड्स आप यूज करते हैं। नोटिफाई ऑल अगर हमें ऑल थ्रेड्स को नोटिफाई करना जितने वेट कर रहे हैं, उस केस में आप यूज कर सकते हैं। सर ये प्रोग्राम चाहिए था। हाँ, प्रोग्राम अभी शेयर कर देंगे। हाँ